हेलो, आप लोग कैसे हो। मैं आपको आज से यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ये मेरी बुक्स है जिसको मैंने पढ़कर ना ही मैंने कोई कोचिंग की है, ना ही मैंने कोई पेड कोर्स लिया, पहली बार में मैंने यूपी टेट अपना क्लियर किया। तो आप लोग भी कर सकते हो ये बुक पढ़ के। ये बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ये आपकी बुक है यूथ कंपटीशन टाइप, तो मैं आपको बुक में ही सारा पढ़ा दूंगी। ठीक है, पर डे 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हम लोग के 5 या 6 दिन में सीडीपी पूरी कवर हो जाएगी। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ओके, ये टिक इसलिए लगे हैं क्योंकि मैंने इस बुक को जब पढ़ा था तो उसे पूरा सॉल्व किया, इसलिए टिक लगे हुए हैं, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। आप सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर देखिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर के बहुत मैं बार बार कह रही हूँ। अगर ये सारा वीडियो मतलब सारे प्रैक्टिस सेट आप कर लोगे तो 100% आपका यूपी टेट पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी के साथ है। बस सारी वीडियो आपको बार बार देखना है और सारे प्रीवियस ईयर कवर करना है, जो भी मैं आपको करा रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्न प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है कि उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर भी ध्यान दिया जाए। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि है खेल विधि, क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो मानसिक विकार, गणितीय विकार, व्यावहारिक विकार या पठन विकार? तो किससे संबंधित है? पठन विकार से। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालकों को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसे? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। आप समावेशी आपने शिक्षा पढ़ी होगी, सबको एक साथ बच्चों को पढ़ाना है, तो वही वो बोल रहा है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि अपनी आवश्यकताओं या जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों की क्रियाकलापों से प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सकें। फोर्थ क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या फिर एक दिशी रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका आंसर होगा अधिगम के प्रक्रम में जो अभिप्रेरण मतलब जो मोटिवेशन होता है लर्निंग में, वो जो होता है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। 5वां नंबर देखते हैं, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को आप क्या करेंगे? निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। नंबर बी, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, या फिर कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडीओ के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ओके, इसका आंसर और देखते हैं, कक्षा 5 यानी प्राथमिक स्तर के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा उसके अधिगम को बढ़ाने, अधिगम मतलब सीखना बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। 6 नंबर है, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो श्याम पट्ट किस में आता है? तो सिर्फ देख सकते हैं, दृश्य साधन में। ठीक है, श्याम पट्ट मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल जो सिर्फ हम लोग देख सकते हैं वो हमारा दृश्य साधन में आता है। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? देखो, श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये हमारे शिक्षण कुशलता से संबंधित है। क्या क्या और होता है? श्याम पट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्ट कौशल, ये हमारे शिक्षण कौशल के निम्न भाग हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, या फिर कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधी सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विषय से संबंधित शिक्षण में उनकी रुचि बनी रहे तथा अधिगम बिना अवरोध के सतत रूप से चलती रहे। ओके, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? आप लोग जानते हो, फ्रोबेल ने किया है। ओके,
एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे? दंड तो बिल्कुल नहीं देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब कोई अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। बच्चे का सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन जो होता है वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि क्या दिया जाता है? बच्चों को बोलना कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, या फिर पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करके छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, या फिर निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों को किसी भी तरीके से अच्छा करें, या फिर परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। ये इसका आंसर होगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ये क्वेश्चन आया था जब मैंने अभी टीटी का एग्जाम दिया तब। तो इसका आंसर क्या होगा? असंगठित घर, मतलब जिस घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है स्वतंत्र अध्ययन में। आप देखते हैं कि छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है आप उसे उसी तरीके से प्रेरित और पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो सीटेट का आपने एग्जाम दिया होगा। सीटेट माइंड बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें आपको समझ के आंसर देने होते हैं। लेकिन यूपीरेट में फैक्ट का क्वेश्चन आते हैं, मतलब रटना होता है कि ये बावलाव थांडाइक वगैरह ये थ्योरी के नाम है कि इन्होंने क्या थ्योरी दी है, क्या नाम है, इस तरीके से आपको याद करना होता है। तो आप लोग ये जब प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर करेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? मतलब उनका पढ़ने में मन नहीं है, तब आप क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। अध्ययन में चित्तवृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि ना लेना, वही मैंने आपको बताया। अगर उनका पढ़ने का मन ना हो, अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपने विषय वस्तु से संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। शिक्षण कार्य को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर है, वह स्तर बताओ जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो वह अवस्था कौन सी होती है? वो होती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। आप लोगों ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरा चरण अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक में बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। याद रखिएगा, प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क, वितर्क, एकाग्रचित आदि गुणों का विकास होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। किसने? पियाजे ने। कौन कौन होती हैं 4 स्तर? संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ये जरूर याद कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अग्र सक्रिय होना चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक यानी पेरेंट्स की भूमिका अग्र सक्रिय होना चाहिए ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ परामर्श की भी आवश्यकता होती है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, ये भी क्वेश्चन, ये सीटेट में क्वेश्चन आया था 2022 में। मेरा 3 जनवरी को पेपर था, मेरा सीटेट भी क्लियर हो गया है। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहोगे तो आपका भी क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान है जहां बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। 20 नंबर है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। 21 नंबर है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। रुचि बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछना। कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को छात्रों से पूछे, जिसे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहे जाते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा।
परिवार एक साधन है। परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? आदर्श रूप में बर्ताव करके, मतलब खुद को एक अच्छा आदर्श बना के व्यवहार कर सकता है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको महान व्यक्तियों के बारे में बोलना उनको समझ में नहीं आएगा। उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, अनुशासन की अनुभूति विकसित करके सबसे अच्छा ऑप्शन है आदर्श रूप में बर्ताव करके। शिक्षक द्वारा स्वयं को आदर्श रूप से प्रस्तुत करके तथा आदर्श आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती आना, एक सुबक्ता होना नहीं। सबसे अच्छा होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो इसका आंसर होगा, अति सक्रिय बालक को सही दिशा में लेने के लिए उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना उपयुक्त होगा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथक पृथक यानी अलग अलग समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। किस पे? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसका आंसर होगा पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ऐसा होता है ना, जैसे कि कोई भी पेरेंट्स हैं, उनके दूसरे घर में लड़ाई चल रही है, तो वो लोग क्या कहेंगे अपने बच्चों से, उनके घर में मत जाना, वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो बच्चे को गलत कौन बता रहा है? उनके पेरेंट्स ही बता रहे हैं ना। तो जो वही बोल रहा है कि बच्चों की जो नज़रिया है साधारणतः किस पे आधारित होती है? उनके पेरेंट्स पर। ये देख लीजिएगा, बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उन पर उनके परिवेश का सीधा असर पड़ता है तथा उनके अभिभावकों के गुणों का स्थानांतरण उनमें होता है तथा उसी के अनुसार उनमें आदतें एवं अभिवृत्तियों का विकास होता है। अगर माँ हर बात में झूठ बोलती है, कुछ भी करती है, तो वैसे ही बच्चे की भी आदत पड़ जाती है। इसमें परिवार एवं अभिभावक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। ये नंबर है, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इनकार नहीं कर सकते हो। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठाने के लिए बोलेंगे। आप समावेशी मतलब रूल का वो करते हो, तो आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। सबसे अच्छा ऑप्शन है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अधिकारियों को उच्च स्तर संपर्क नहीं है, ये भी कुछ नहीं। इसका आंसर होगा, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। तो उपरोक्त सभी। संवेगात्मक मतलब इमोशंस होते हैं। संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन कर लेता है तो वह सामाजिक गुणों का विकास संभव है। यह आपका 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो गया। कल हम लोग 2012 का करेंगे, ठीक है। और मैं EVS का भी डाल रही हूँ 2011 का, तो आप वो भी देख लीजिएगा।